हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीडी साइंस क्लासेस में। जैसा कि इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अब जो आपको अगली वीडियो मिलने वाली है वो है एसएसटी की। ठीक है, मैं अंजलि रिसीवाल आप सबको एसएसटी पढ़ाने वाली हूँ, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेहतर होता है उसको पढ़ने में। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होने के कारण हम लोग डायरेक्ट सिलेबस के बाद उस पर बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मीन्स जो बार बार रिपीट किए जाते हैं या बार बार पूछे जाते हैं या जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अपने वीडियो में उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, हिस्ट्री को लेकर या फिर भूगोल इतिहास को लेकर के। तो एसएसटी पहले हम बात करेंगे कि एसएसटी जो है, एसएसटी में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन किन किन सब्जेक्ट को शामिल करके एसएसटी मिलता है। तो मैं आपको देखिए, मैंने आपका सिलेबस जो है वो लिख रखा है यहाँ पे, यही है आपका सिलेबस, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो इसको मैं आपको बताऊंगी, इसको जान लीजिए। उसके बाद फिर अगली क्लास में जब हम बात करेंगे, जब हम मिलेंगे, तो हम आपसे आपके टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको जो है तो एसएसटी पढ़ना है, तो एसएसटी में आपका पहला जो आता है वो इतिहास आता है। मीन्स एसएसटी किस किस चीज़ को मिल के बना है, पहले वो बात करेंगे। तो पहले एसएसटी में आता है इतिहास, ये आपके सिलेबस की बात हो रही है। उसके बाद आपका आता है भूगोल। ठीक है, भूगोल। देन आपका आता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, एंड लास्ट में जो आपका आता है वो आपका आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या क्या आता है? हिस्ट्री, जियोग्राफी, नागरिक शास्त्र और उसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन सब को हम लोगों को पढ़ना है, वन बाय वन हम करके एक एक करके पढ़ेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो होगा वही, क्योंकि देखिए पिछले साल बच्चों ऐसा था कि पिछले साल के भी पहले अब आपका सिलेबस चेंज हो गया है। पहले आपका 100 मार्क्स का आता था क्वेश्चन पेपर, बट अब आपका 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर के आपके अर्थव्यवस्था के यानी कि एसएसटी के जो है आपके 70 नंबर के पेपर आने लगे हैं और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य आने लगा है। तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी थोड़ी बात करने की, बट उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, वो भी इन टॉपिक में से उस क्वेश्चन के माध्यम से जो क्वेश्चन रिपीटेड है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल चांस है उनके आने की। ठीक है, तो उसके माध्यम से पहले हम इसको कवर करेंगे। तो देख लेते हैं ये थोड़ा सा सिलेबस की क्या क्या है, हिस्ट्री में क्या है, भूगोल में, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स में क्या क्या है आपका, वो टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए घटनाएं जो आपका भारत और समकालीन विश्व है, इतिहास में आपको यही पढ़ना है। और इसमें आपको देखिए क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है उनकी घटनाएं, घटनाएं की घटना क्या हुई, प्रक्रिया क्या हुई, वो पढ़ना है। यूरोप के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में? यूरोप के बारे में और भारत के बारे में। यूरोप और भारत पे हम बात करेंगे। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। यूरोप में कैसे, यूरोप में आप जानते होंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब यूरोप में जो जो आपके देश थे, चाहे इटली हुआ हो, जर्मन हो, ब्रिटेन हो, जो भी राष्ट्र आपके आते हैं, जो भी देश आते हैं, उन सब में राष्ट्रवाद कैसे आया, किस तरीके से आया। फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे आया, फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद के स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, राष्ट्रवाद आगे बढ़ा था, कैसे आया, और देशों में कैसे आया। राष्ट्रवाद मीन्स कि अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर कुछ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रवाद तो भारत में, भारत के प्रति जो लोगों का प्रेम था या फिर यूरोप के प्रति जो लोगों का प्रेम था, कैसे आया, कैसे जागा। क्योंकि पहले के टाइम पीरियड पे क्या होता था कि राजा के प्रति सब उत्तरदायित्व होते थे, बट ये खत्म होके, राजा का शासन को खत्म करके क्राउन का शासन कह सकते हैं या फिर लोकतांत्रिक, प्रजातंत्र खत्म, राजतंत्र खत्म हुआ और प्रजातंत्र आया। ठीक है, तो ऐसी सब बातें हमको करनी है यूरोप के राष्ट्रवाद में, भारत के राष्ट्रवाद में, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो भूमंडलीकृत विश्व का
कैसे बना भूमंडलीय कृत, मतलब मिट्टी विट्टी वगैरह ये सब कैसे बनी, क्या हुआ, इन सब के बारे में, भूमंडल के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ये बना है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे भूगोल के ऊपर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड यूनिट है। ठीक है, यूनिट सेकेंड है ये। तो इस पे जब हम आएंगे भूगोल के ऊपर तो हम बात करेंगे, इसमें देख लीजिए हमारे कितने टॉपिक हैं, ये सारे आपके जो है टॉपिक हैं। ठीक है, 6 टॉपिक टोटल है इसमें। ठीक है, संसाधन एवं विकास, संसाधन का विकास, कैसे संसाधन आए, किस तरीके से बने, उनका निर्माण हुआ, उनका उपयोग कैसे हुआ और वो विकसित कैसे हुए। मीन्स जैसे एक बात कर सकते हैं आप कि जैसे कि पहले साइकिल थी, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन। मीन्स संसाधन का विकास कैसे हो रहा है, कैसे वो अग्रसर हो रहे हैं, इस पे बात करेंगे। ठीक है, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इसमें से कई टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। तभी आपका जो है औद्योगिकीकरण देखिए इसमें नहीं है, जबकि पहले के सिलेबस में औद्योगिकीकरण पूछा जाता था, बट इस टाइम इसमें औद्योगिकीकरण नहीं है, उसे हटा दिया गया है और तभी आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का कर दिया गया है। ठीक है, वन के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे, उनकी संसाधन वगैरह जो है उसके बारे में, जल संसाधन, कैसे जल को संचित करें, जल का रोकथाम कैसे करें, जल को कैसे एकत्रित करें, या फिर जल पे जो भी बात हो, कौन कौन से जल कैसे होते हैं, ये सारी बातें जो हैं जल के बारे में सारी बातें हम करेंगे अपने तीसरे टॉपिक में। और ये जल के बारे में बातें तो हम करेंगे या इन टॉपिकों के बारे में बात तो हम करेंगे, लेकिन हम इन्हें पूरा डिटेलली नहीं पढ़ने वाले हैं। डिटेलली आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। ये केवल क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करता है आपके एग्जाम में, उस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कृषि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कृषि जैसे आपकी जो कृषि भारत में कब आई, फिर किस तरीके से रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये जो भी तरीके की कृषि के बारे में पूरी डिटेल में बातें धीरे धीरे करके क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बताएंगे। ठीक है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज, फिर उसके ऊर्जा संसाधन, किस तरीके से खनिजों के बारे में बात होगी इसमें। ठीक है, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, अब अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है, उसकी जीवन रेखाएं क्या है, किस तरीके से है, इस पे बात होगी। ये सारे आपके टॉपिक हैं, इसके अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए आप आ जाइए यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि ये है आपका यूनिट 3। ठीक है, ये आपका क्या है, यूनिट 3 है, लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें के टॉपिक भी आप देख लीजिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको इसको पढ़ाने वाले हैं। सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संघवाद। ठीक है, संघवाद भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पे बात करेंगे। लोकतंत्र और विविधता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जाति धर्म में कैसे भेदभाव होते थे पहले, फिर किस एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया गया, अस्पृश्यता के नियम को कब खत्म किया गया, इसमें हम इसी सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जन संघर्ष और आंदोलन, कैसे जनता ने संघर्ष किए, कौन कौन से आंदोलन किए, चाहे वो गांधी जी रहे हो या फिर कोई भी लीडर रहा हो, उसने कैसे कैसे कौन कौन से आंदोलन करके देश को आज़ाद कराया या फिर उसके बाद राजतंत्र को समाप्त किया। ठीक है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। इसमें आपको पता है, आपको असहयोग आंदोलन जो है, प्रथम विश्व युद्ध है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इस पूरे मतलब इस SST में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, असहयोग आंदोलन, नमक दांडी मार्च, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र के परिणाम और उसकी चुनौतियां, अब जब लोकतंत्र आ गया, प्रजातंत्र समाप्त हो गया, ठीक है, मतलब कि राजा का शासन खत्म हुआ, अब जनता का शासन आया है, अब जनता चुनने लगी है प्रतिनिधित्व को, अपने राजा को, लीडर को, तो उसके क्या परिणाम हुए, वो शासन आने से देश विकसित हुआ या देश और पीछे चला गया, किस तरीके के परिणाम हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा लोगों को। जब राजतंत्र था तो दूसरी चुनौतियां थी, प्रॉब्लम्स थी या फिर बेनिफिट थे, जो भी थे उस टाइम पे थे। फिर बाद में जब प्रजातंत्र आया राजतंत्र समाप्त करके, तो फिर क्या चुनौतियां आई लोगों के सामने, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास एवं समझ, ठीक है, ये आपका है यूनिट 4 है ये, यूनिट 4, ये यूनिट 1 था आपका। ठीक है, यूनिट
यूनिट 1 था ये आपका, ये यूनिट 2 था, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 4 में जो है आपका वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक के बारे में, आर्थिक विकास एवं समझ। अब इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आर्थिक विकास हुआ होगा, देश को कुछ लाभ हुआ होगा, ठीक है, और लोगों की समझ बढ़ी होगी, क्या हुआ होगा उसके बारे में। तो क्या आर्थिक विकास हुए देश में किस तरीके के आर्थिक विकास हुए, कैसा विकास हुआ, आर्थिक रूप से देश को कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो कहाँ तक फैल चुकी थी, कहाँ तक विकसित हो चुकी थी, कितना उसे और बढ़ना बाकी था, या किस देश तक पहुँची थी, किस राज्य तक पहुँची थी, इसके बारे में बात करेंगे। वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी इंडिया के उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। उपभोक्ता जो होते हैं उनके अधिकार, उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर, जैसे कि हम कंज्यूमर हम उपभोक्ता हैं, मीन्स अगर हम किसी दुकान से या फिर किसी सेवा का उपयोग करते हैं, चाहे वो आपकी प्राइवेट सेवा हो, या प्राइवेट सेवा के लिए हमें पैसे देने पड़ते होंगे, बट जो आपकी सार्वजनिक सेवा होती है उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो उपभोक्ता जो है उनके क्या अधिकार हो गए थे आपके, जब लोकतंत्र की राज आ गई थी तो क्या अधिकार हो गए थे, तो कंज्यूमर के अधिकार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सारी बातें जो है हम इस टॉपिक में इसमें कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि SST है, 10th क्लास की SST है, बहुत ज़्यादा डीपली कुछ नहीं। एक होता है ना कि इंटर में जाते वक्त या फिर ग्रेजुएशन में जाते वक्त बच्चों को पता होना चाहिए, नाम से फेमिलियर होने चाहिए बच्चे की अर्थव्यवस्था क्या होती है, हिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट है, भूगोल भी कोई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट है, मीन्स उन्हें पता होना चाहिए कि गांधी जी भी कोई है, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा व्यक्तित्व है गांधी जी, तो उनके बारे में सिर्फ ये उन्हें अवगत कराते हैं, ना कि डिटेलली पढ़ाते हैं। डिटेलली आपको आगे पढ़ना होगा। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसे बहुत अच्छे से सर्च करके नोट्स बना के फिर मैं आपको दूंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन दी जाए वो आप तक पहुँचे। और आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अब नेक्स्ट क्लास से आपको मैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा प्रबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।